नमस्कार। मैं जोधपुर से उम्मेद भाटी राजस्थान फोरम ऑनलाइन के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और राजस्थान फोरम ऑनलाइन को साथ ही धन्यवाद देता हूं कि आज चतुरंग सीरीज के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे चुना और ताकि मैं जोधपुर से इस कार्यक्रम को संचालित करके आपको अपने बारे में, थिएटर के बारे में और रंगकर्म के बारे में थोड़ी चर्चा विमर्श कर सकें। मैं वर्तमान में जोधपुर थिएटर में जुड़ा हुआ हूँ और सन 2001 से मेरी रंग यात्रा चालू हुई थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तत्पश्चात मैंने 5 वर्षों तक यहाँ थिएटर किया था और 2005 या 6 में उच्च शिक्षा के लिए जब मैंने शहर छोड़ा तो मैं 10 वर्ष के करीब वापस इस विद्या से दूर रहा। शुभकामनाएं रही दोस्तों की और नियति कही है कि मैंने वापस 2016 में इसको ज्वाइन कर लिया और तब से लेके ये यात्रा अब तक निर्बाध रूप से चालू है। 2017 वर्ष 2017 से मैंने निर्देशन की भी बागडोर संभालने का प्रयास किया था तथा मेरे द्वारा निर्देशित प्रथम नाटक श्री विजय तेंदुलकर जी का जाति ही पूछो साधु की रहा था। तत्पश्चात मैंने उसी वर्ष डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का दूसरा नाटक नदी प्यासी थी का निर्देशन किया। उसके भी हम करीब 5 शोज कर चुके हैं और अगले वर्ष 2018 में मैंने डारियो फोर फ्रांका रेम द्वारा लिखित इटालियन नाटक जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था अ वुमन अलोन, उसका निर्देशन किया था जो कि काफ़ी सराहा गया है और इस नाटक के हम 10 शहरों में 8 से 10 शहरों में अलग अलग जगह पर मंचन कर चुके हैं। अब बात करते हैं रंगमंच की। रंगमंच रंगकर्म है क्या? रंगकर्म क्यों करना चाहिए? सबसे पहले मेरा ये मानना है कि रंगकर्म जो जैसा कि नाट्यशास्त्र में इसकी परिभाषा दी गई है, ये एक वो विधा है जो जीवंत विधा है। इसमें सभी चीज़ों का सम्मिलित रूप है। जैसा कि अंग्रेजी की कहावत है, देयर इज नो वाइस मैक्सिम, नो लर्निंग, नो एक्ट और क्राफ्ट, नो डिवाइस, नो एक्शन दैट इज नॉट फाउंड इन द ड्रामा। यानी ऐसी कोई विद्वता, ज्ञान, कला, क्राफ्ट या एक्शन नहीं है जो कि आपको नाट्यशास्त्र में नहीं मिलता। और वैसे भी आजकल की पीढ़ी जो कि ई प्रोडक्ट्स या ई गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स, गैजेट्स में इतनी मशरूफ है कि वो इस जीवंत विधा से काफ़ी दूर होती जा रही है। रंगकर्म सच कहूँ तो आपको एक अनुशासन सिखाता है जो कि मैं अपने स्वयं के निजी अनुभव से कह रहा हूँ। 2001 में रंगमंच जब मैंने शुरू किया था उस वक्त मेरी शैक्षणिक गतिविधियों में अनुशासन की कुछ कमी ज़रूर रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं 4-5 साल का इसमें एक यात्रा पूरी करी, मैंने 2005 में ही रारमेट नामक एक एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें मैंने स्टेट टॉप किया था। तो निश्चित ही अनुशासन तो सिखाता ही है। एक रंगकर्म को लेकर एक भ्रांति जरूर है लोगों में कि स्टेज पर कुछ हास्यनुमा होगा या जिससे कुछ मनोरंजन होगा, ऐसा मेरा मानना है। जबकि एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से आप समाज में प्रचलित बुरी चीज़ों को या नकारात्मक चीज़ों को या कहें कि इंटेलेक्ट को स्टेज के माध्यम से सीधे दर्शकों के मन में उतार सकते हैं। रंगमंच की मेरी अपनी परिभाषा है कि ये एक ऐसा बिंदु है जो आपकी रग के ऊपर स्थित हो, ऐसा उन्माद उत्पन्न करता है कि आपके प्रयास की धूम मच जाए। वैसे कई लोग इसमें कहते हैं कि रंगमंच में कमाई क्या है या पारिश्रमिक वगैरह कम मिलते हैं। तो देखिए, कमाई एक ऐसा शब्द है जो खुद ही कहता है कि कम आई। जो चीज़ खुद ही पूरी ना हो उससे हम रंगकर्मी यूं भी प्रेम नहीं करते। ये व्यंग्य की बात एक और, पर किसी के दिलो दिमाग को झकझोरने के लिए मुद्रा का प्रेम होना सर्वोपरि आवश्यक नहीं होता है। और नाटक या रंगकर्म एक ऐसी चीज है जिससे समाज को वाकई में दिशा तो दी जा सकती है। यही एक माध्यम है जिससे हम कह सकते हैं कि आज के समय में जब इतनी सारी तकनीकी उपलब्धियों एवं भौतिक आस्वादनों को जीवन में उतार कर ये समाज देख चुका है, क्या से क्या हो गए हैं। अगर आपको लगता है मैं सही हूं तो या गलत हूं, जैसे कि आज की पीढ़ी में भाषा प्रेम अंग्रेजी को छोड़ दे तो कितना बचा है।
हमारे अपने देश की प्रचलित भाषाओं में लिखित साहित्य का भान और गुमान किसे है? चलिए एक बात मानते हैं कि भौतिकतावाद में प्रेमचंद, निराला जी, महादेवी जी के साहित्य के औचित्य पर प्रश्न है, पर यह परिस्थिति लाया कौन? मुद्रा आधारित समाज निश्चित ही मूल्य विहीन होने की ओर अग्रसर होता है, यह सत्य है। आशा करता हूं कि आप लोग मुद्रा और मूल्य के बीच का विश्लेषण कर सकें। दर्शक भी कम हैं, प्रेक्षागृह कम हैं, लोग देखने कम आते हैं। समस्याएं हैं, समस्याएं अपनी जगह हैं, पर दरअसल ये सामग्री पर निर्भर करता है कि आप क्या परोसते हैं। मैंने अपने अभिनय के प्रशिक्षण के दौरान करीब 50 से ऊपर शो किए हैं, जिसमें 10 से 12 अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स हैं। एक विविधतापूर्ण अभिनय यात्रा जरूर होनी चाहिए आप लोगों की, जो भी अगर सीखना चाह रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं। अलग अलग तरह के निर्देशकों के साथ काम कीजिए। एक की परिपाटी पकड़ के नहीं कि मैं सिर्फ हास्य करना चाह रहा हूँ, या मैं सिर्फ ट्रेजेडी करना चाहता हूँ, या मैं साइकोलॉजिकल प्लेस कुछ इस तरह के करना चाहता हूँ, या राजस्थानी ही करना चाहता हूँ। मेरा सुझाव है कि इसमें अलग अलग विधा की तरह इसको अपने को स्वीकारना चाहिए हम लोगों को, और उससे जुड़ना भी चाहिए। रंगमंच एक मूलभूत एवं प्रथम माध्यम है अपने विचारों को मंच देने का, इसलिए अधिकतर वैचारिक प्रस्फुटनों की शुरुआत इसी से होती है। पर ये थोड़ी होता है कि अगर आपको कुछ पसंद ना आया तो सारा समग्र दोष रंगमंच पर मर दिया जाए। मतलब निवेदन है कि दर्शक गण आप लोग आइए, देखिए, विश्लेषण कीजिए, और उसके बाद पसंद या नापसंद आने पर मुक्त कंठ प्रशंसा कीजिए, और नापसंद हो तो कमी बताइए। यकीन मानिए इस सबसे रंगमंच का विकास ही होगा। एक बात बताइए, कितने लोगों ने मूवी पसंद न आने पर टिकट के रिफंड्स मांगे हैं, और अगर मांगे भी है तो कितनों को मिले हैं? तो जिस तरह से मूवी के रिपीट शोज वगैरह होते हैं, उस तरह से एक रंगमंच का होना संभव नहीं है। बट जितने भी हों, हम एक इसे अपनी आदत में शुमार करें और उसे देखना जाना शुरू करें। स्टेज पर यह बकवास हुआ कहना बहुत आसान है, पर उसके पीछे छुपी मेहनत को जानना बहुत मुश्किल है। आज हमारे आपके द्वारा पोस्टेड एक अदद फोटो या पोस्ट को लाइक्स न मिले तो दिल खट्टा होता है ना। जैसे अभी का सामयिक मनोरंजन जगत दर्शकों की तात्कालिक भूख जगाने और बुझाने का काम तो कर ही रहा है, जो कि मेरी दृष्टि में अनुचित है। टीवी जगत में आने वाले सार विहीन एवं तथ्य विहीन कार्यक्रमों की बजाय एक आध बार रंगमंच में समय देना श्रेयस्कर होगा। वैसे भी कोम्पल को वृक्ष बनने का समय और अनुरक्षण प्रदान करना जरूरी है। यह सही है कि रंगमंच एक परंपरा है, पर अगर इसमें विकास नहीं है तो इतने सारे विद्यालय, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर, रंगमंच की बारीकियां नहीं सिखाते। ये प्रतिभागी के पर निर्भर करता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो सामयिक कलाकार बनना चाहता है कि या समय की सीमाओं से परे एक प्रखर सूर्य। अगर मैं एक सवाल करूं कि आप कितने टीवी कलाकारों को, आर्टिस्टों को जानते हैं जो सालों से सिर्फ एक ही तरह के टाइप का रोल किए जा रहे हैं? इसमें आपके कॉमेडी शोज में स्त्री चरित्र निभाने वाले पुरुष कलाकार भी हैं, या सोप ओपेरा में सदैव रुदन करती हुई महिला जिसके परिवार में समस्याएं ही समस्याएं, या ऐसे आप किसी विश्वास और दृढ़ता से कह सकते हैं कि रंगमंच करने वाले और इसकी बारीकी अपने में समाहित करने वाले पात्र जो है वो एक कैरेक्टर में बन ही नहीं सकते। कई गुरुजनों ने तो ऐसी जगह इसका प्रभाव दिखाया है कि चरमपंथियों और नक्सलियों के बच्चे तक खुद रंगमंच के माध्यम से बिना बंदूक अपने मुंह से अपनी प्रतिभा का गर्जन करने लायक बने हैं। अब बात करूंगा मैं थोड़ी सी बात निर्देशन पर, क्योंकि मैं उस अभी निर्देशन के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहा हूं थिएटर को। मैं अपने को सौभाग्यवान समझता हूं कि मैं रंगमंच के अणु के रूप में कार्यरत हूं और इस विषय को गहन तौर पर समझने के लिए प्रयासरत भी। निर्देशन एक रंगमंच सोपान है कि जो कि कथाओं को जीवंत करने के लिए निरंतर कथा के विभिन्न आयामों एवं क्षेत्रों के अध्ययन के प्रति विचारशील होता है। इस यात्रा की शुरुआत न सिर्फ कहानी के प्रथम पठन से होती है, अपितु किसी भी तरह के विचार की उत्पत्ति जो कि निर्देशक के तौर पर मन में आ सकती है, या कहें कि कौन से विषय को अथवा विचार को वो मंच पर फलीभूत करने का इरादा रखते हैं। अगर किसी पूर्व लिखित कहानी के बारे में बात करें तो क्यों उस कहानी का चयन किया गया,
या निर्देशक उस कहानी के माध्यम से किस विचार को दृढ़ता से दर्शकों के सम्मुख रखने का इरादा रखता है, महत्वपूर्ण होता है। पहला इसमें सोपान है पात्र पठन। इस कहानी या विचार को साकार करने के लिए कहानी के पात्रों के बारे में एक स्टडी करने की हमेशा आवश्यकता होती है। याद रखना चाहिए कि एक एक पात्र कहानी का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही लेखक ने उसे गढ़ा है। यह भी हो सकता है कि कहानी के विभिन्न स्वरूप यथा ड्रामा, थ्रिलर, मोनोलॉग इत्यादि के समरसता या यूं कहूं कि बोर्डम को परावर्तित करने के मंतव्य से भी लेखक ने किसी पात्र की उत्पत्ति कराई हो। पात्रों का गहन अध्ययन उस पात्र को जीवंत करने वाले कलाकार के चयन हेतु भी निर्देशक की सहायता करते हैं। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा पात्र पठन के तौर पे। 2019 की एक क्रिमिनल जो मूवी आई थी जोकर यूएस से, अगर आपने उस पात्र का फर्स्ट एंट्रेंस देखा है, जब वो अपने साइकोथेरेपिस्ट के साथ में बैठकर वार्तालाप कर रहा होता है, उस पात्र की मानसिक दशा के बारे में मुझे लगा निर्देशक टॉड फिलिप्स ने इतना गहन अध्ययन किया था कि जब साइकोथेरेपिस्ट उससे बात कर रही होती है उस वक्त भी वो चुप होता है। उसके दिमाग में वही दृश्य चल रहा होता है जब वो पागल खाने की बैरक में बंद होता है। मजे की बात देखिए आप, जिस वक्त वो बैरक में बंद करने का दृश्य दिखाया जा रहा है उस अदाकार जैक फिलिप्स के, उस वक्त जो घड़ी में 11 बजकर या समथिंग जो भी समय हो रहा होता है, वही सेम समय साइकोथेरेपिस्ट के ऑफिस की घड़ी में भी दिखाया गया है। यानी वो शारीरिक रूप से वहां मौजूद था, बट मानसिक रूप से वो बंदा अभी भी अपनी बैरक में ही मौजूद है। इतना गहन पठन अगर पात्रों को लेकर किया जाता तो वाकई निर्देशन के तौर पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। दूसरा है समय काल। किसी भी कहानी को लिखते समय लेखक ने एक निश्चित समय काल को तो मन में रखा ही होता है। बहुत कम नाटक हैं जो समय काल की परिभाषा की वर्जना को तोड़ते हुए कालातीत भी बनते हैं, जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का अंधा युग, जिसकी तरह तरह के प्रयोगों में प्रयुक्ति हुई है। तीसरा सोपान संगीत। संगीत किसी भी नाटक में एक छुपे हुए अदाकार की तरह होता है, जो कि वास्तविकता में मौजूद भले ना हो, पर नाटक के हर अंश को एक संपूर्णता प्रदान करने की ओर कार्यशील होता है। एक निर्देशन की कला एक अच्छे संगीत की पहचान भी मांगती है। जरूरी नहीं कि आप संगीत विशारदी हो या पूर्णतया पारंगत हो, पर एक पारंगत के साथ मिलकर नाटक की गति को दिशा प्रदान कर सके, इतना संगीत का ज्ञान और भान अवश्य होना चाहिए। नाटक के थ्रू कई बार बातों को कहने का अपना एक जरिया होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हास्य विनोद से परिपूर्ण ही चीज़ें थिएटर समग्र रूप से नहीं होती है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर डायनेस्टी के राजा ने एक कच्ची पुड़ी के नर्तक की हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि उसने हिम्मत की थी अपने नर्तन के माध्यम से उनके द्वारा किए गए अमानवीय कृत्यों या जातियों को उन्होंने नृत्य के थ्रू दिखाया। तो इसका मतलब समाज को जगाने का कार्य तो यह जीवित विधा कर ही सकती है, खाली नृत्य नहीं है। जैसे नाट्य सोपान रूप है नृत्य का, संगीत का, अभिनय का, जो भी हम नवरस मान के चलते हैं कि इसमें हम दिखा सकते हैं अभिनय के थ्रू। इसमें मैं एक छोटी सी बात मंच प्रबंधन की ओर जोड़ना चाहूंगा कि जब एक निर्देशक के तौर पर पूरी कहानी, कथा या विचार दिमाग में एक एक फ्रेम के रूप में स्थापित हो जाता है, तब उसको मंच पर स्थापित करना एक अलग चुनौती होती है। इसीलिए कि अमूमन रंगपंच के परिप्रेक्ष्य में मंच प्रबंधन मोटे मोटे तौर पर रंगदीपन और मंच सज्जा की परिभाषाओं में सिमट जाता है, पर निर्देशक का इसमें एक और आयाम जुड़ जाता है जब वो मंच संतुलन के बारे में अपने कलाकारों से बात करते हुए उनको मंच की उपयोगिता और बैलेंसिंग क्राफ्ट के बारे में समझाता है। जैसा कि पहले भी विदित था कि समय काल बहुत उपयोगी हुआ करता है और यही समय काल की स्टडी एक अच्छा सेट प्रदान करने में बहुत मददगार भी होती है। थिएटर करने के दौरान ही मेरी लिटरेचर के प्रति भी कुछ रुचि बढ़ी थी और कार्य करते करते मैंने लेखन के लिए भी कुछ कार्य करना शुरू किया। तो कॉलेज में ही मेरी 2 हिंदी कविताएं कॉलेज ईयरबुक्स में भी छपी थी। इसके अलावा कुछ मैंने अभी नाट्य लेखन की तरफ पढ़ने के प्रयास किए हैं, लेकिन
वो भी बहुत शैशव अवस्था में है। आपको मैं नदी प्यासी थी जो नाटक मैंने निर्देशित किया था, उसके अंदर एक पात्र था राजेश। उसने किस तरह से नवरसों के साथ में प्रयोग किया। नाटक के इनिशियल स्टोरी काल में वो एक सुसाइडल कैरेक्टर होता है जो कि प्रेम में चोट खाया हुआ व्यक्ति की तरह है और उसने दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखना चालू कर दिया है। मैं इसके कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इसीलिए कभी कभी लगता है कि आदमी को पत्थर होना चाहिए, फौलाद की राक्षसी मशीन होना चाहिए जो अपने बाहु चक्रों में सभी को कुचल दे। उसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। कभी कभी मन में एक भयंकर खूनी प्यास जागती है जिंदगी से बदला लेने की, मगर प्यार ने यह साहस भी तोड़ दिया है। जहां ख्याल आता है कि इस चक्र में वो भी पिस जाएगी जिसे मैंने ईश्वर से बढ़कर माना है, जो आज मुझसे दूर हो गई है तो क्या। तभी ऐसा लगने लगता है कि मुझ में हिलने तक की ताकत नहीं रही। मेरा सब कुछ छिन गया। अब मेरे लिए जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। मैं किसके लिए जिंदा रहूं, क्यों जिंदा रहूं। फिर सोचता हूं कि क्यों मरूं। जिंदगी ने अगर फूल बनकर न रहने दिया तो कांटा बनकर रहूं, लेकिन रहूंगा जरूर। यहां पर इस कैरेक्टर ने करुण रस के थ्रू विभत्स रस की तरफ जाने का प्रयास किया था, जो कि लेखन में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने भी बखूबी दर्शाया है। इसके अगले पैराग्राफ में जिस तरह वो मानव सभ्यता से ही नफरत करता है उसके बारे में बताते हैं। बेशक इन सब लोगों को मरने दिया जाना चाहिए। हम घास फूस के छप्परों को बह जाने देते हैं, ढोर ढंगर को बह जाने देते हैं, आदमियों को बचाने के लिए चंदा करते हैं। क्यों? क्या यह आदमी घास फूस और ढोर ढंगर से किसी भी मायने में बेहतर होते हैं? कभी नहीं। ये लोग कीड़ों से भी बदतर होते हैं। इनका जिंदा रहना दुनिया के लिए अभिशाप है और इनके लिए यातना। फिर क्यों ना इन्हें मरने दिया जाए। मैं जब कभी सोचता हूं कि इस धरती पर करोड़ों कीड़े नुमा जीव रेंगते हैं और नारकीय जिंदगी बिताते हैं तो मेरा मन गुस्से और तरस से भर जाता है। ये तुम मैं हम सब क्या है हमारी जिंदगी के मायने? करोड़ों साल से हम लोग सितारों की छांव में इस धरती पर अपने पद चिन्ह बनाते हुए चले आए हैं, मगर हैं हम सब आज भी कीड़े के कीड़े। हमारा अस्तित्व ही मिट जाए तो अच्छा। मुझे तो अफसोस है कि ये बाढ़ें इतना कम क्यों आती है। मनु के जमाने का जल प्रलय क्यों नहीं आ जाता। इंसान की जिंदगी का नामो निशान क्यों नहीं खत्म हो जाता। कीड़े ये सब मरने के लिए बने। दया तो क्या दया कम ब्रूटिश होती है डॉक्टर साहब? अभी उस बलि के बकरे को देखा था आपने? दया तो हमारे व्यवहार का महज वो अंश है जिसमें हम बकरे को फूल मालाओं से लादते रहते। डॉक्टर साहब, हमारे दो चेहरे होते हैं। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो है दया, ममता, प्रेम, स्नेह का चेहरा। और एक वो जो हम खुद देखते हैं, वो है क्रूरता, कुरूपता, घृणा, हिंसा, प्रतिशोध का चेहरा। और यही जिंदगी की असलियत है मेरे दोस्त। दया करके, प्रेम करके हम केवल जिंदगी की असली कुरूपता को ढकने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। असलियत यह है कि जिंदगी क्रूर है, जिंदगी कुरूप है और आदमी उसे बदल नहीं सकता। आदमी को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ये नाटक के फर्स्ट हाफ में राजेश का जो पात्र निभाया गया था, उसकी तरफ से कुछ लाइंस का मैंने
प्रयोग करके बताया आपको। जो नवरस की हम बात करते हैं, इन दोनों पैराग्राफ में उन्होंने, जो राजेश के कैरेक्टर ने था, उसने करुणा, आप विभत्स और रौद्र रूप सब कुछ तरह के विभत्स की तरह एक डिस्कस जो था उसका मानव समाज को लेके, अपने प्रेम के असफलता को लेके, वो सब कुछ बताने का प्रयास किया। इसी नाटक के सिर्फ 3 अंक थे। तीसरे अंक में जब ये बंदा सुसाइडल जो है, आत्महत्या को प्रेरित है, आत्महत्या करने जाता है देवी के मंदिर की तरफ, और वहां पर कुछ ऐसा घटता है कि इसका हृदय परिवर्तन होता है। इसके हृदय परिवर्तन के दौरान वापस इसी बंदे के जो आप डायलॉग देखेंगे, लेखन देखेंगे, कितना अद्भुत लिखा गया है और सुंदर डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। और जब जो मैं बात कर रहा था संगीत की, तो साथ में आप देखिएगा कि इसी संगीत की सहायता से उस चीज में एक करुणा और श्रृंगार का जो उत्पत्ति हुई है, वो वाकई बहुत सुंदर बन पड़ा था। और ये दृश्य मेरे हृदय के इतना नज़दीक था कि मैं जब भी एक निर्देशक के तौर पे इसको सामने करते हुए देखता था, मेरे गुरु अजय किरण जोशी जी, जिन्होंने सबसे पहले थिएटर में मुझ पर हाथ रखा और मुझे सिखाया करा, वो खुद जब इस पात्र को निभा रहे थे तो एक अद्भुत ही दृश्य बन पड़ा था। मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी पढ़ के आप तक उस संवेदना को पहुंचा सकूं जो इस दृश्य के अंदर लिखी गई है। राजेश जब देवी के मंदिर के पास जाता है, मैं देवी के मंदिर के पास गया। मैंने अपने मन में सोचा था कि बहुत भयानक जगह होगी, लेकिन वो तो बहुत खुशनुमा जगह थी। मंदिर का सिर्फ गुंबद चमक रहा था। पीपल और पाकड़ के पेड़ डूब गए थे। इतनी खामोशी थी चारों ओर की लगा जैसे हजारों मील से पत्थरों से टकराती, गांवों को डुबोती ये नदी यहां आकर इन पेड़ों की छां में सो गई है। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। सैकड़ों सिंदूरी बादल पानी में उतरकर फूल की तरह धीरे धीरे बहने लगे। मैं चुपचाप खड़ा था। पता नहीं किसने मेरे कदमों की ताकत छीन ली थी। मेरी आंख से आंसू बहने लगे। मुझे लगा कि मैं क्यों मरना चाहता हूं। जिंदगी तो इतनी सुंदर है, इतनी शांत। मुझे जिंदगी का नया पहलू मिला उस दिन। वो ये कि चाहे ऊपर की सतह कितनी भी मटमैली हो, मगर जिंदगी की तहों के नीचे गुलाब के बादलों का कारवां चलता रहता। इसे देखने के लिए सहज आंख में एक नया सूरज चाहिए। धीरे धीरे लगा कि जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारी निराशा, सारा अंधेरा धुलता जा रहा है। और लगा कि जब तक जीवन में एक कण भी सौंदर्य है, तब तक मरना पाप है।
मैं पागलों की तरह उन्हीं तैरते हुए बादलों के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। वहां पर कुछ सियार आए। वे लोग किसी की लाश को घसीट रहे थे। मुझे देखकर भागे। मैं समीप गया तो देखा एक 10-12 साल का बच्चा है। अभी सांस चल रही है। मैं वहीं बैठकर उसकी रखवाली करने लगा। एक तरफ सियार थे तो एक तरफ वो लाश। बीच में बैठा मैं उसकी रखवाली कर रहा था। चारों ओर सुनसान। आसमान से एक अजब सी शांति मेरी आत्मा पर बरस रही थी। मुझे लगा कि मेरे व्यक्तित्व के रेशे रेशे फिर से सुलझते जा रहे हैं। और ये लड़का वो चिरंतर जीवन है, वो सौंदर्य जिसकी रक्षा मैं युगों युगों से करता आ रहा हूं और युगों युगों तक करता जाऊंगा। मुझे लगा कि आदमी अपनी सारी तकलीफ और दर्द के बावजूद सिर्फ इसलिए जिंदा है कि वो सौंदर्य की खोज करे, जीवन की रक्षा करे, उसका निर्माण करे और उसके निर्माण के साथ दिनों दिन खुद ब खुद सुंदर बनता चला जाए। कोई नहीं है उसके साथ तो वो सौंदर्य का सपना वो ईश्वर के साथ है। वो ईश्वर के साथ। और इसीलिए मैं जिंदगी में वापस लौट आया कि क्रूरता और कुरूपता के सामने हारूंगा नहीं, लड़ूंगा, सौंदर्य का सृजन करूंगा और दिनों दिन सुंदर बनूंगा। जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर, और आदमी को भी बहुत काम करना है। बहुत बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। इस नाटक को पढ़ने के दौरान मुझे लगा कि वाकई में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने एक सुंदरतम रचना की है। सुंदरतम। इस नाटक में सारे रंग रस सब कुछ मौजूद थे। प्रेम कहानी, प्रेम का विरह, अलगाव, श्रृंगार रस, करुणा, विभत्स, जो आप नवरस दे सकते हैं। तो मैंने इसके 2 या 3 पैराग्राफ से ये दर्शाने की कोशिश करी कि अभिनय के दौरान इन रसों का उपयोग किस तरह से करके एक अभिनेता अपना प्रदर्शन, परफॉर्मेंस को सुधार सकता है और ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। आगे की बात करते हैं इस नवरस के साथ में। मैंने आपको बताया था कि मैं लिटरेचर से भी थोड़ा सा स्नेह रखता हूँ और इस स्नेह को निश्चित ही थिएटर ने बहुत आगे बढ़ाया था जब मैं इसमें अपने कॉलेज के दौरान लिखने लगा। और मैं आज अभी भी कुछ जैसे समय मिलता है लिख लेता हूँ। इन सब बातों के दौरान एक चीज़ मैं आपसे शेयर करनी भूल गया कि मैं समय का थोड़ा अभाव रहता है मेरे साथ। मैं एक स्टेट बैंक में कार्यरत कर्मचारी हूँ। तो जैसे ही शाम का समय मैं फ्री होता हूँ या छुट्टी का दिन होता है तब मैं सब कुछ अपने शौक को देता हूँ। विगत 4 वर्षों से मैंने बहुत द्रुत गति से काम करना शुरू किया था और विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से 2 या 2.5 साल हो गए मैं कोई नया प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाया हूँ। उसके लिए मुझे खुद को भी थोड़ा अफसोस होता है, पर मैं जल्दी ही मंच पर वापसी करने के लिए प्रयास में लगा हूँ।
और मात्र 2 वर्षों में मैंने 3 नाटक के नए नाटकों के 22 से 23 शो परफॉर्मेंस करके दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए थे। तो अभी मैं आपको श्रृंगार रस से जुड़ी हुई एक छोटी सी मेरी कविता सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। ये उस समय की है जब मोबाइल और वही मैं जो गैजेट्स की बात कर रहा हूँ उन सब की कमी रहा करती थी। तो जब प्रेम पत्रों का आदान प्रदान और इन सब लेखन से ही दो हृदय आपस में एक दूसरे की वेदना और संवेदना सहभागी किया करते थे। इसमें मेरे नायिका का एक विरह गीत है कि वो साजन के संदेशे का इंतजार कर रही है। पूछ रही है सखी सहेली, पूछ रही है सखी सहेली, क्या हाल किया मैंने तन का। मैं कहती कि मैं हूं ठीक, बस आए संदेशा साजन का। जब से गए हैं वो परदेस, सूना सा है मन का देश। जब से गए हैं वो परदेस, सूना सा है मन का देश। कहाँ गई वो सुरमई उंगली, पूछते रहते मेरे केस। पर दूंगी जवाब, जरा सा रुकना, जो आए संदेशा साजन का, बस आए संदेशा साजन का। हवा बजा देती जो किवाड़, हवा बजा देती जो किवाड़, आंखें उठ जाती उस ओर। सांझ ढले पर हूं मैं बैठती, ना जाने कब होती भोर। दूंगी डाकिए दुआ हजार, दूंगी डाकिए दुआ हजार, जो लाए संदेशा साजन का, बस आए संदेशा साजन का। अधूरी है चूड़ी की खनक, अधूरी है चूड़ी की खनक, है अधूरी पायल झनकार। सुबह से मैं यूं ही बैठी, किसके लिए अब करूं सिंगार। पर 16 तो कम, पर 16 तो कम करूंगी 17, जो आए संदेशा साजन का, बस आए संदेशा साजन का। अंतिम बंद है। देता माली जब है पानी, देता माली जब है पानी, खूब महकते बाग बगीचे। पर तन्हाई की मेरी फसल को, मेरे ही आंसू हैं सींचे। होठों पे फलेगी खूब मुस्कान, होठों पे फलेगी खूब मुस्कान, जो आए संदेशा साजन का, बस आए संदेशा साजन का। ये 20 वर्ष पुरानी कविता है और संयोग कह लीजिए कि ये तब लिखी गई थी जब मैं मेरे प्रेम प्रसंग के समय से गुजर रहा था। उसके बाद मेरा विवाह 2009 में हुआ था। तो ये 2004 या 3 के आसपास लगभग लिखी हुई कविता है, जो उस वक्त विरह की संवेदना के उत्प्रेरक के तौर पर ही मैंने लिखी थी। अभी हाल ही में एक छोटा सा कंटेस्ट चला था गज़ल लेखन का, जिसमें चैलेंज दिया गया था। मतलब एक तरह से ये था कि 60 सेकंड के अंदर अंदर उसका आपको पठन करके 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ जो भी लिख सके, उस पर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। नजर दे तो आंखों में ललक, आंखों में ललक, हाथों में लरज, दुपट्टा आसमान हो गया। आंखों में ललक, हाथों में लरज, दुपट्टा आसमान हो गया। मां ने जो भर लिया चेहरा अंजुरी में, लगा रब मेहरबान हो गया। दीवार की उखड़ती ये पपड़ियां, दीवार की उखड़ती ये पपड़ियां, वाबस्ता मां का हाल सुनाती है। दीवार की उखड़ती ये पपड़ियां, वाबस्ता मां का हाल सुनाती है। नौकरी ने कमबख्त घर छुड़ा दिया, जिस दिन ये मुआ जवान हो गया। शहर यकीनन बहुत बड़ा है, शहर यकीनन बहुत बड़ा है, पर वह मुश्किल 2 वक्त की रोटी थमाता है। मां, तू कैसे भरती थी हम सबका पेट, मैं तो इतने में हलकान हो गया। हां हां तेरी आंखों से गिरती बूंदे मुझे, हां तेरी आंखों से गिरती बूंदे मुझे, बारिश और छत का रिश्ता समझाती है। बेबसी मेरी कि घर की ईंट ईंट पूछे, मियां क्या तू भी मेहमान हो गया। धन्यवाद।
ये एक छोटे से गज़ल का प्रयास किया था मैंने 1 महीने पहले लिखने का। अब मैं एक मोनोलॉग आपके सामने और प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस पात्र के बारे में बताना चाहूँगा जो पात्र मुझे सर्वाधिक प्रिय है माइथोलॉजिकल सारे कैरेक्टर्स में से, और स्पेशली महाभारत में तो है ही है, क्योंकि मेरे को निजी तौर पे लगता है और ऐसा प्रतीत भी हुआ है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ था उस पूरे ग्रंथ में या कहानियों में। वो है सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण की कहानी कई लोगों को पसंद भी आती है, कई लोग उसे अधर्म का सहयोगी मानते हैं या सारा कुछ जो भी है, ये अपने अपने निजी विचार हैं, हो सकते हैं। सिक्के के 2 पहलू होने जरूरी है, अकेला सिक्का नहीं नाचता। तो बट कर्ण मेरा एक बहुत ही पसंदीदा पात्र रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे राइटर की एक छोटी सी कविता पढ़ी थी मेरे मोनोलॉग से पहले, जो कि मैंने खुद लिखा है वो मोनोलॉग कर्ण को लेकर। उस मोनोलॉग से पहले मैं आपके साथ वो कविता शेयर करना चाहता हूँ कर्ण के ऊपर। आशा है आपको पसंद आएगी। साभार अभी मुंडे साहब का, अभी मुंडे एक युवा शायर हैं, युवा लेखक हैं जिन्होंने जो लिखा करते हैं, और मुझे इनकी ये कविता बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने लिख रखी थी। और चूंकि कर्ण से ही संबद्ध है तो उद्धृत मैं जरूर इसके बारे में करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको कर्ण का एक मोनोलॉग प्रस्तुत करूँगा। प्रस्तुत है कविता। पांडवों को तुम रखो, पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ में। पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ में। तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश होके, सूरज का अंश होके फिर भी हूं अछूत मैं। आर्यव्रत को जीत लूं ऐसा सूत पूत में। आर्यव्रत को जीत लूं ऐसा सूत पूत में। कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय मैं। कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय मैं। इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा एक क्षत्रिय मैं। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये। भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिससे सारे राजपुत्र थे। काबिल दिखाया बस उन्हें जो थे ऊंची गोत के। सोने को पिघला कर डाला, सोने को पिघला कर डाला शोण तेरे कंठ में। नीची जाति हो के किया वेद का पठन तुम्हें। कर्ण की वेदना बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक ने बताई है कि यही था गुनाह तेरा, यही था गुनाह तेरा, तू सारथी का अंश था। यही था गुनाह तेरा, तू सारथी का अंश था। तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था। ऊंच नीच, ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था। वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को वीर, माना था माधव को वीर, तो क्यों डरा एकलव्य से। मांग के अंगूठा उसने क्यों जताया पार्थ भव्य से। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को। योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे। नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का। खुद से ही अनजान मैं न घर का था न घाट का। सोने का सा तन मेरा, सोने सा तन मेरा, अभेद्य मेरा अंग था। कर्ण का था कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है, इतिहास साक्ष्य है कि एक योद्धा में निपुण था। बस एक थी विवशता, वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती मात को, अगर न दिया होता वचन वो मैंने कुंती मात को। पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का।
साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा मां का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों से होके कोई, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को, कण कण में कर्ण है, कण कण में कर्ण है। बहुत ही उम्दा कविता मुझे आज के युवा के तौर पे अभिमुंडे की लगी कि इतना उन्होंने इस पात्र को पढ़ा, उसकी वेदना समझी और इसके बारे में लिखा। अच्छा लगा कि इस तरह से युवा इस बारे में सोच रहे हैं और ऐसे लोगों को थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। हम लोग बैठ के भी इस मामले में एक चीज़ में सलाह थी या सोच भी रहा था कि हमारे को मीडिया थोड़ा सा कम सपोर्ट करता है, मतलब जिस तरह से मूवीज़ वगैरह इसको व्यावसायिक दृष्टि से ना देख के शहर के समस्त जितने रेडियो चैनल्स है, अखबार है, इसको प्रमुखता से प्रथम 1 या 2 पृष्ठ पर नाट्य संबंधित सूचना या कोई नाटक को लेकर होने वाली इंफॉर्मेशन शेयर जरूर करनी चाहिए। मैं कई रेडियो स्टेशन पे गया पर उनको लगता है कि ये व्यावसायिक है, आप टिकट रख रहे हैं, तो हम इस बारे में नहीं करते। दिन भर आप उल जुलूल फिजूल गाने दिखा देते हो, चाहे किसी के भी मैं अभिनेत्री नाम लूंगा, उससे समाज का जो ह्रास हो रहा है, उससे तो हम अच्छा ही काम करते हैं कि हम आपको एक नाटक की इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे। आपके पास साधन है तो थोड़ा सा उसका सहयोग करेंगे तो बुरी बात तो नहीं है। तो अंत में मैं आपको कर्ण के मोनोलॉग के साथ छोड़ूंगा। ये मोनोलॉग मैंने खुद ने लिखा है। जब कर्ण कौरव महाभारत का युद्ध चल रहा है और घटोत्कच ने रात्रि के प्रहर में कर्ण के कौरवों के दल पर आक्रमण कर दिया है। पितामह का आदेश मिला है कर्ण को कि वो इंद्र द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्र का प्रयोग करे, अन्यथा वो पूरी कौरव सेना को मार डालेगा। और क्योंकि वो मानव श्रेणी में ही नहीं आता है तो अपराजयी है। तो उसके बारे में जो मुझे अच्छा लगा, कुछ शब्द वगैरह जो देखे मैंने लिखकर इसको परफॉर्म करने की कोशिश की है। ये मैं ज़रूर आपके सामने एक मोनोलॉग के तौर पे प्रस्तुत करता हूँ। ये अंतिम प्रस्तुति और मोनोलॉग होगा आज के सेशन का। धन्यवाद। मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ। इसमें मैंने कर्ण की उसके अंतर्मन के साथ बातचीत को बताया है कि कर्ण को जब ये आदेश भीष्म पितामह द्वारा मिलता है कि वो घटोत्कच का वध करे और उस वक्त उसका अंतर्मन उसे किस तरह से इन सब चीजों से रोक रहा है, प्रस्तुत है। इस मायावी घटोत्कच ने रात्रि के प्रहर में कौरव दल पर आक्रमण करके एक सशक्त प्रहार किया है। यह भी सत्य है कि युद्ध के नियम उस पर उद्यत नहीं होते क्योंकि वो मानव श्रेणी में ही नहीं आता। भीष्म पितामह ने तो यहां तक कह दिया कि उसे मानव शस्त्रों द्वारा पराजित किया ही नहीं जा सकता। तो यह भी सत्य है कि शीघ्र ही दुर्योधन जो घटोत्कच से युद्ध लड़ रहा है पराजित हो जाएगा। कर्ण किस विचार में बन? क्या नहीं जानते कि इस क्षण भी नियति द्वारा तुम्हें छला जा रहा है? छला तो गया ही हूं मैं। जन्म से लेकर आज दिवस तक कर्ण के रूप में सदैव छला ही तो गया हूं मैं। किंतु उस हाथ का क्या जो दुर्योधन ने मुझ अकिंचन की तरफ बढ़ाया था? क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं उस हाथ की रक्षा करूं, उस मित्रता के प्रण की रक्षा करूं, उस स्नेह की रक्षा करूं जो मुझे दुर्योधन से प्राप्त हुआ है? करो, अवश्य करो, पर यह क्यों भूलते हो कि यह दिव्यास्त्र तुम्हारे जीवन का पर्याय है?
इसके प्रयोग के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जानता हूं, निश्चित ही जानता हूं। और हो सकता है कि नियति ने मेरे बारे में यही निर्णय लिया हो। कुंती का अर्धरात्रि मेरे शिविर में आकर युद्ध के इस क्षण में मुझे अपना पुत्र मानना, इंद्र का एक ब्राह्मण के वेश में आकर मेरी वचनशीलता के गौरव के आधार पर मुझे छलना। क्या नहीं समझता मैं कि ये सब किसके जीवन को बचाने के प्रयत्न थे? लेकिन इन सब तुच्छ विचारों से मेरी वचनशीलता, मित्रता का प्रण ऊंचे है, और इसीलिए मुझे इस दिव्यास्त्र का प्रयोग करना ही होगा, करना ही होगा। हाँ नियति, हाँ तुम जीत गई। रुधिर ने क्षीर को परास्त कर दिया, रक्त ने दूध को लजा दिया, कौंतेय ने राधे का वध कर दिया, राधे का वध कर दिया, राधे का वध। धन्यवाद आप सभी का। आप मुझसे जुड़े, बातें हम लोगों ने सहभागी करी। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपके कुछ भी किसी भी तरह के प्रश्न, सुझाव या सहभागिता हो, अवश्य शेयर कीजिए, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।